सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, पिछली बार हम लोगों ने न्यूक्लियाई पे डिस्कशन किया था, जिसमें कि साइज, रेडियस, कंपोजिशन और उसकी डेंसिटी पे चर्चा हुई थी। आज हम लोग मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और साथ ही साथ उसके कंक्लूजन्स पे भी बात करेंगे। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि फिजिक्स इज ऑलवेज सिंपल, इजी एंड इंटरेस्टिंग। यह बात तब लागू होती है जब फिजिक्स को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लें, और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए आपके पास एक सिस्टमेटिक नोट्स भी होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने स्लाइड में एक सिस्टमेटिक नोट्स तैयार कर दिया है आपके लिए। आप चाहें तो इसे वीडियो रोक करके बीच बीच में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसा कि एनसीईआरटी ने ऑक्सीजन को एग्जाम्पल में रखा है, ऐसे आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन को जब एग्जाम्पल में आप ले लेंगे तो यहाँ पर 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सबके मास को ऐड कर दिया जाए, जैसा कि आप जानते हैं यूनिफाइड मास यूनिट मतलब यू के फॉर्म में अगर मास को लिया जाए तो प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जैसा कि दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली अगर आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद से सभी कंस्टिट्यूएंट जो ऑक्सीजन एटम को बना रहे हैं उसका मास जो होगा वो आपको 16.12744 यू के बराबर होगा। ये याद रखें, कंस्टिट्यूएंट्स के मास हैं। अगर हम बात करें एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलेगा, तो इसका वैल्यू जो है वो 15.99493 यू के बराबर होता है। देखने से ये क्लियर हो जाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स के मास हैं उसके कंपैरिजन में एक्चुअल मास कम है। जो कंस्टिट्यूएंट्स के मास हैं उसके कंपैरिजन में एक्चुअल मास कम है। इसका मतलब मास डिफरेंस है। इसी मास डिफरेंस को आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसी मास डिफरेंस को आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो इस बाइंडिंग एनर्जी की बात और केसेस में भी आप प्रूव कर सकते हैं। हीलियम के केस को ले सकते हैं, नाइट्रोजन के केस को ले सकते हैं, सभी जगह यह आपको मिलेगा। अब बात ये आती है कि इस बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट के एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे, प्रोटॉन का जो मास है टोटल प्लस न्यूट्रॉन का मास जो है टोटल में से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर देंगे। जैसा Z अगर एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन का नंबर भी Z ही होगा, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z। A आपका मास नंबर हो गया, Z एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर लीजिए। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो दिख रहा है। अब अगले स्टेप में हमने एक काम किया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे Z इंटू एम एक एक्स्ट्रा टर्म, एडिशनल टर्म आ गया है, और इतना ही टर्म इधर भी आया है। हाँ, आप बोलेंगे दोनों तरफ प्लस है, नहीं, यहाँ आगे माइनस साइन है, मतलब अगर मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ माइनस, मतलब जितना हमने ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट किया है। और अगर किसी एक्सप्रेशन में जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइनली एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। अब अगले स्टेप में अगर हम एक काम करें, न्यूक्लियस के मास के साथ एटम के मास को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो एटम का मास हो जाएगा। और अगर यहाँ पर Z को हम कॉमन ले लें तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम की बात करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का जो सिस्टम है वो बेसिकली हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, जिसे आप प्रोटियम बोलते हैं, वह होता है, यानी वह मास ऑफ प्रोटियम के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन फाइनली आएगा ये आपको स्लाइड पे दिख रहा है। अब इस मास डिफेक्ट को अगर आप पर न्यूक्लियन फाइंड करें, पर न्यूक्लियन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को न्यूक्लियन बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम को मास नंबर भी कहते हैं। तो फाइनली अगर आप मास डिफेक्ट को डिवाइड कर देते हैं मास नंबर से, तो वो आपको एक नया टर्म दे देता है, वो है आपको
पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन F इज इक्वल टू मास डिफेक्ट बाय A यानी डेल्टा M बाय A हो जाएगा। तो ये सब तो बातें आपको मास डिफेक्ट के बारे में हुई। अब आगे हम लोग एक टर्म की बात करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो मास डिजेपियर हो गया था ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस या एटम इन टर्म्स ऑफ द मास डिफेक्ट, वो गया कहाँ? तो उन्होंने बताया कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू हिज फेमस रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। और वही एनर्जी न्यूक्लियंस को, न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को उस टाइनी स्पेस में बाइंड अप करके रखता है, यानी उस एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो इस बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन पे भी आप एक फाइंड कर सकते हैं। तो वो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M इंटू C²। अभी क्या है कि डेल्टा M का एक्सप्रेशन पिछले स्लाइड में आपने देखा था। तो डेल्टा M का 1 बाय 1 एक्सप्रेशन पुट करते जाइए और C² से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल फॉर्म में ये बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया। बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, अगर हम पर न्यूक्लियन पता करना चाहें तो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब मास नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको मास नंबर से डिवाइड करके मिला और इसको B बार से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू डेल्टा M C² बाय A। अब चलिए इसके आगे और भी इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट को देख लिया जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक कर्व है जिसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी कहते हैं। इसमें करना क्या है, तो एक एक्सिस में मास नंबर ले लेना है और दूसरे एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेना है। सभी एलिमेंट के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैलकुलेट करके उसको मार्क करते जाना है 1 बाय 1, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड में ये मार्क होता जा रहा है। और मार्क होने के बाद से इसको एक लाइन से मिला देना है और मिला देने के बाद से जो आपको कर्व मिला, जो आपको शेप मिला, इसी को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व कहते हैं। अब इसके जो कंक्लूजन्स इन्फ्रेंस आएंगे उसको बारी बारी से देख लेना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसका पीक वैल्यू Fe 56 के लिए मिला है। ओके, इसके बाद से एक रीजन में आप देख रहे होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होने का मतलब न्यूक्लियंस का टाइटली बाइंड अप होना, मतलब बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर स्ट्रांगली बाउंडेड है एक दूसरे के साथ, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। तो ये रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं इस रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी के दोनों साइड, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि हैवियर न्यूक्लियंस के लिए अगर वो टूट करके वापस आते हैं तो उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा, यानी इसीलिए वो एक प्रोसेस ये करते हैं जिसको आप फ्यूजन बोलते हो। नेक्स्ट अगर इस साइड देखो आप, तो आपको पता चलेगा कि इधर जो लाइट न्यूक्लियाई हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के, फ्यूज होकर के अगर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वैसे केस में फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स आप देख लें, जैसा कि आपने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइट न्यूक्लियाई जिसमें 1H2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, काफ़ी लो है। दूसरा आप देख सकते हैं कि इनिशियली बहुत ज़्यादा रैपिडली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंज हो रहा था, उसके बाद से एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचा। बिटवीन 4 से लेकर के 20 तक आप देखिए काफ़ी ज़्यादा जम्बलिंग है। ओके, इसके बाद से A=20 के बाद बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम 8.8 या 8.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है किसके केस में, आयरन के केस में। और यूरेनियम के केस में है ना, ये लगभग 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, जो बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आयरन
कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है, यानी वो मोस्ट स्टेबल के केस में आएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए 4 से लेकर के 120 के बीच में, ओके, बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट 8 के ऊपर है और ये लगभग कांस्टेंट है। तो इस रीजन वाले जो न्यूक्लियंस होंगे वो मोस्ट स्टेबल के केस में आएंगे और ये नॉन रेडियो एक्टिव भी रहेंगे। बियॉन्ड 120 वैल्यू डिक्रीज करके यूरेनियम के लिए 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंच जाता है और बियॉन्ड 170 अचानक से फिर से फॉल ज़्यादा रैपिड होने लगता है और ऐसे केस में यही एलिमेंट जो 170 के बाद होते हैं ये अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों ही साइड बोला गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसीलिए जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होकर के 2 लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं ताकि उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाए। जबकि दूसरी साइड आप देख रहे होंगे लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन होकर के हैवी न्यूक्लियस बनना चाहते हैं ताकि उनका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाए। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, इन फीचर्स को फिर से हम बारी बारी से देख लेते हैं, 1 बाय 1 करके आप नोट कर लीजिए। जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे ये सभी पॉइंट्स वहीं से सेपरेट किए हुए हैं। सो पॉइंट्स का डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। अब इसके बाद से इस ग्राफ को हम NCERT बुक में भी देख लेते हैं। NCERT बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा दिखता है और जो आप एनिमेशन के फॉर्म में ग्राफ देख रहे थे वही ग्राफ यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो होपफुली ये ग्राफ और इनके ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू 8.8 या 8.75 किसके केस में, आयरन के केस में, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए इक्वल टू 238, ए इक्वल टू 238 किसका है तो यूरेनियम का है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 30 से लेकर के 170 के बीच में ये लगभग कांस्टेंट हो गया है मिडिल रीजन में और ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। अब इसके बाद से आप देखेंगे कि बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लोअर है, एज लेस देन 10 और ग्रेटर है अगेन लोअर है इन केस ऑफ ए ग्रेटर देन 170। तो इनके कंक्लूजन्स को फिर से आप निकाल सकते हैं। पहला कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव और सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है जो कि प्रोड्यूस करता है फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, जो प्रैक्टिकली कांस्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी 30 A 170 के बीच में, तो वैसे केस में ये बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। और जैसा कि आपको बताया गया था, अगर एक हैवी न्यूक्लियस एग्जाम्पल के तौर पे इक्वल टू 240 लेते हैं और वो ब्रेक करके 2 120 का या 120 के आसपास का न्यूक्लियस बन जाता है, तो वैसे केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, न्यूक्लियंस मोर टाइटली बाउंड अप होते हैं और इस प्रोसेस में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जबकि आप देख रहे होंगे कि A इज लेस देन 10 वाले जब न्यूक्लियंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद वंस अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियंस ज़्यादा टाइटली बाइंड अप होते हैं और इस केस में भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो होपफुली ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।